वेलकम टू स्टडी 365। कल जो हमने देखा था जेनेटिक्स के बारे में, पहला टॉपिक जो पहला पार्ट था, हमने उसमें देखा था मेंडल के नियम। मेंडल के नियम के बाद हमने देखा था उनमें बीमारियों के मेंडल से संबंधित उसके जो एक्सपेरिमेंट था हमने उसके बारे में देखा था। आज जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का सेकंड, हम आज देखेंगे कि जो वंशागत की जो बीमारी है अनुवांशिकता से संबंधित जो भी रोग है उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि मनुष्यों में क्या होता है कि भाई एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी पर जब क्रोमोसोम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें अनुवांशिक रोग कहा जाता है। तो ये कुछ जो टॉपिक है इस तमाम जो वीडियो में है इसमें पूरे में कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि लिंग संयुक्तता क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी वंशागत की देखेंगे। हम ये भी देख लेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी देख लेंगे कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। मानव की अनुवांशिकता बीमारी जो है कि रंजकहीनता जहां पे पहचान नहीं पाते हैं उसके बारे में देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया हुआ, फिर मानव गुणसूत्रों की जो असमानता है कि सिंड्रोम 1-2 अगर ज्यादा हो जाते हैं जिन, तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिंटन जो फिल्टर सिंड्रोम है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बहुत ही इजी है, बड़े शानदार तरीके से, बड़े आराम से और पूरे एग्जाम्पल के साथ में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं ओवरऑल पहले हेडिंग की कि लिंग संलग्न गुण एवं वंशागत की। इसका अगर अपन आराम से इसको समझें कि जो सेक्स रिलेटेड जो लिंगड कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना, तो कौन कौन सी बीमारी पहुंचती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कई ऐसे रोग हैं प्रेजेंट टाइम में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रोमोसोम XY जो हमने क्रोमोसोम पढ़ा था उससे एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। इसी जो रोग होते हैं, जो बच्चों में रोग हो रहा है कि शुरू से चश्मे लगना, बाल का पकना, बड़ा सर होना, ऐसे करके कई मंद बुद्धि पैदा होना, गोल सर होना, चपटा सर होना, ये सब अनुवांशिक रोग है। क्योंकि ये तो उसके माता पिता से मिले हैं ना, तो इसे हम अनुवांशिक रोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग में जो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि मनुष्य में हेमोफीलिया पाई जाती है और कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये सेक्स लिंकेड जो रोग है, डिसीज है, इनके बारे में। तो अपन पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आराम से देखेंगे, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी कोशिश यही रहे इस लेक्चर में कि हम पूरे टॉपिक को बड़े आराम से समझ के क्लियर करें, ताकि कोई भी एग्जाम हो वो एक पोस्ट जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर वो हमारी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हीमोफीलिया एक ऐसा जो रोग है जो ब्लड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को, अगर मान लो बच्चे को चोट लगती है तो बच्चा जो उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, रक्त में थक्का जम जाना चाहिए, वो थक्का नहीं जमता है। उससे क्या होता है, उससे ब्लड जो कंटिन्यू उसके शरीर से निकलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की या जो भी इससे जो हीमोफीलिया से जो ग्रसित जो भी मनुष्य है उसकी कई बार मौत भी हो जाती है। अब इसमें सवाल ये भी उठता है भाई कि हीमो जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो तत्व है वो उपयोगी है। तो इसमें एक जो तत्व होता है उसे बोला जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक, या प्रोथ्रम्बिन भी कहते हैं, फाइब्रोनोज तो प्रोथ्रम्बिन भी कर देते हैं, प्रोथ्रम्बिन। ये एक प्रोटीन है, क्योंकि बिन लग गया तो इस प्रोटीन की वजह से ही जो ब्लड क्लॉटिंग जब होता है और 10 से 15 मिनट में आप देखिएगा वहां पे एक परत जम जाती है। अगर ये शरीर में नहीं है तो ब्लड नहीं जमेगा। तो अपन फिर से टॉपिक की तरफ आ जाए कि हीमोफीलिया जो है एक ऐसी बीमारी है, ये जो है जब ब्लड क्लॉट नहीं होता है, कंटिन्यू ब्लड का बहाव होता रहता है, उसकी वजह से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। क्योंकि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के जो कंपोनेंट है, ये जैसे फाइब्रोनोज हुआ और प्रोथ्रम्बिन हुआ, ये जब उपस्थित नहीं होते हैं तब जाकर के हीमोफीलिया होता है। अगर हीमोफीलिया अगर किसी को है तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ज्यादातर ये जो हीमोफीलिया हो गया है, सिकल सेल एनीमिया, ये अधिकतर जो है तो मेल में ज्यादातर पाए जाते हैं, जिनमें जो प्रभावी जीन्स और अप्रभावी जीन्स की वजह से ये चीजें होती हैं। चले आगे बढ़े। इसके बाद अपन देख लेते हैं ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो
हम यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। पूरे डिटेल में जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ऐसा पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेट करता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जब कोई इंसान, अच्छा इसके पहले मैं फैक्ट बता देता हूँ, फिर अपन कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी भी इंसान को अगर हो गया तो वो ड्राइवर कभी भी नहीं बन सकता। ना तो वो रेलगाड़ी चला सकता है, ना तो वो कार चलाने योग्य है, ना तो हवाई जहाज। उनको तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनमें ना ये जगह बीमारी किसी में ग्रसित हो गई तो वो हरा और लाल इन दोनों में पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसे लोगों को ये जॉब नहीं दी जाती है। तो ये जो रोग है इसको बोल सकते हैं लाल हरा अंधापन या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस डिसीज कहा जाता है। ठीक, समझ में आया कि ऐसे लोगों में रंगों का अंतर नहीं हो पाता है, लाल और हरे के बीच में। खास करके ये जो होता है पुरुषों में होता है, महिलाओं में ये रोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आगे जो बढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के बारे में यहीं पे रुकते हैं। इसके बारे में पहले अपन एक जो फैक्ट है उसको मैं बता दूं, फिर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में कि एक जो डिसीज पैदा होती है इसे प्रोटॉन डिसीज भी कहा जाता है। डेल्टोनिज्म एक नाम है, इसको लिख लीजिएगा, डेल्टोनिज्म प्रोटॉन डिसीज। इसकी वजह से ही ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये लगभग एक तरीके की जो प्रजाति होती है, काली प्रजाति, उसमें 4% लोगों में ये डिसीज देखने को मिलता है। इसमें अब इसके बाद में यहाँ से खाली इतना ही पूछता है कि किसमें कौन सा कलर, क्या चीजें होती है। अब अपन आगे जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपन देख लें अब इसमें कि मानव शरीर में जो अनुवांशिक बीमारी है उसमें कौन कौन सी होती है। ठीक, जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से उतना ही उठाएंगे, क्योंकि इतना अंदर है, इतने क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसे शॉर्ट में देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव के अनुवांशिक बीमारी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो मानव के अनुवांशिक बीमारी कई बीमारी होती है, जैसे रंजकहीनता है ना, एल्केप्टोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये नाम होते हैं। तो पहला जो वर्ड आता है वो होता है रंजकहीनता। चलो इसके बारे में अपन देख लें। ठीक है, रंजकहीनता की जैसा कि नाम से शब्द होता है, आप कई बार देखे होंगे कि कुछ ऐसे बेबी बॉर्न होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका भाव के कलर कभी अलग होंगे। कभी आप देखे होंगे कि उसकी आंखें जो है गुलाबी दिखाई देती हैं। कभी आप देखे होंगे कि बौना सा होगा, सफेद बाल वाला जो होता है लड़का पैदा होता है बचपन में, बड़ा खूबसूरत एकदम अंग्रेज दिख रहा है, गोरा चट्टा दिख रहा है, ऐसे करके होते हैं ना। दरअसल वो बीमारी है जो अनुवांशिक रोग के कारण होती है, अनुवांशिकता की वजह से होती है, जेनेटिक की वजह से। वो कोई उसका कलर नहीं है, भले ही लोग बोल देते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। तो अपन रंजकहीनता के बारे में अगर बात करें, इसे जो इंग्लिश में कहा जाता है एल्बिनिज्म, तो इसमें क्या होता है, इसमें कि एक मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है या वर्णक होता है। नोट कर लीजिए, ये होता है मेलानिन, ये पिगमेंट का नाम है। इसको मैं पिगमेंट भी या वर्णक हिंदी से लिख देता हूं, आप लोग के समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्णक होता है मेलानिन वर्णक, अगर ये मनुष्य की त्वचा और बालों का जो है रंग निर्धारित करती है। मेलानिन जो वर्णक या पिगमेंट है मनुष्य के शरीर की त्वचा का कलर, बालों का कलर और आइस का कलर अधिकतर ये जो निर्धारित करती है। अब अगर ये जो वर्णक का निर्माण जो है अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, सफेद बालों का होना, गुलाबी होना आंखों का, ये चीजें दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है, एक क्या बोलते हैं वर्णक होता है, क्या इसको बोलते हैं टायरोसिनेस करके एक एंजाइम होता है। तो लिख लीजिए टायरोसिनेस। कभी कभी क्या होता है बायोलॉजी के शब्द बड़ा टफ होते हैं तो बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, अपन लिखित तौर पे कर लेते हैं टायरोसिनेस। ये एक एंजाइम होता है, जब इसका मेटाबॉलिज्म जब प्रोसेस होती है, इसकी वजह से इस पिगमेंट में एक एंजाइम जो टायरोसिनेज है ये बनता है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस बॉडी में होती है, अगर
ये एंजाइम का संश्लेषण सही तरीके से नहीं हुआ तो मेटानिन जो वर्णक है ये शरीर में नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं ये बाल सफेद हरे जो भी है सफेद कलर की पुतलियां जो है वो दिखाई देंगी, मंजी कलर की जिसे बोल सकते हैं, बाल सफेद दिखाई देंगे, आंखें कई बार गुलाबी दिखाई देती हैं। अगला अपन बढ़ते हैं कि जो क्या है एल्काइन प्रोटोनूरिया नाम का एक जो क्या बोलते हैं डिसीज है, हम इसके बारे में जान लें कि अपने शरीर में जो कई मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा जो हमारे शरीर में एमिनो एसिड पाया जाता है उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती रहती है। अब एमिनो एसिड जो है टूटता है, प्रोटीन वगैरह में जैसे टूटता है तो अमीनो एसिड जो है टूटेगा, इसका विखंडन होता है, तो उसमें भी एक एसिड बनता है जिसको होमोजेनेटिक्स कहा जाता है, एमिनो एसिड। तो अपन इसमें देख लेते हैं एमिनो एसिड लिख लें, इसको अपन पहले मिटा दें ये वाले इसमें से, दूसरे अपन लेक्चर में अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो टूटेगा किसके बाद किसमें टूट जाएगा, कौन कौन सा उसमें वर्णक होगा, जो उसका नाम है होमोजेनेटिक्स एमिनो में विखंडित होगा। होमोजेनेटिक मतलब होमो यानी बराबर, कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स एमिनो एसिड जब इसमें ये टूटेगा एमिनो एसिड में, जब उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म क्रिया होगी, विखंडन होगा, तो अगर ये बराबर है तब तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एमिनो एसिड बराबर मात्रा में नहीं टूट पाता, उससे क्या होता है जब एमिनो एसिड जब अधिक मात्रा में शरीर में अगर बढ़ गया तो वो हड्डियों का जो जोड़ होता है उसको जाके प्रभावित करता है, और जब प्रभावित करेगा तो इसीलिए उसमें हड्डियों का जो रोग अर्थराइटिस बोला जाता है, उससे कई बार जो होते हैं लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसमें एक ये भी यह चीज देखने के लिए निकल के आती है कि कई बार जो बोलते हैं कि ये बाथरूम का जो कलर है, यूरिन का कलर काला थोड़ा सा आ रहा है या कत्थे कलर का है, तो ये इसी वजह से होता है जब एमिनो एसिड बराबर मात्रा में नहीं टूटता है, उसकी वजह से। क्लियर हुआ कि यह रोग जो है एंजाइम से जन्मजात होने वाला रोग है। उसके बाद में ये बता सकते हैं एमिनो एसिड का बराबर विखंडन होता है। अगर वो विखंडन या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान अगर उनमें अगर विखंडन सही तरीके से नहीं हुआ तो ये जो है ब्लड में मिल जाता है, ब्लड से होता हुआ ये हड्डियों को पकड़ता है, जिससे अर्थराइटिस नाम की जो बीमारी है वो होती है। और कई बार बाथरूम में जलन, सूजन या तो फिर जो कलर है उसका हवा या वायु के संपर्क में आने से वो कत्थे कलर का या काले कलर का दिखाई देता है। अगला जो टॉपिक है हम उस पे बात तो कर ले, हंसियाकार जो क्या बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ये हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में देख लेते हैं। आज बड़े आराम से इनको टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे है कि कंफ्यूजन बहुत पैदा होती है। कई बार सोचते हैं एमिनो एसिड कहीं ये तो नहीं था, कहीं वो तो नहीं था, इसलिए बड़े आराम से आज इस टॉपिक में चलते जाएंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इस टॉपिक से, डिसीज से कई बार नहीं बड़े बार लगातार इस एग्जाम में पूछता है कि सिकल सेल एनीमिया का रोग कैसे होता है। हम इसके बारे में जान लें। पहला तो ये शब्द लिख लो कि सिकल सेल एनीमिया ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। अपन देख लेते हैं ब्लड से रिलेटेड डिसीज, तो इसमें लिख दो ब्लड रिलेटेड, ठीक है। अब ब्लड रिलेटेड जो डिसीज है उसमें भी, ब्लड रिलेटेड डिसीज में भी ये किस में होता है, आरबीसी में। आरबीसी में भी किस में होगा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, अपन एचबी कर देते हैं, हीमोग्लोबिन जो पाए जाते हैं, ये मान लो आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में ये पाए जाने वाला रोग है। यहां से क्वेश्चन निकल के आ गया कि भाई कहां पे पाया जाता है, तो आरबीसी से संबंधित है, और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर सही तरीके से अगर जीन प्रभावित नहीं होते हैं तो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना गोल ना हो करके इसकी संरचना थोड़ा सा टेढ़ी की तरीके से हो जाती है, एक हंसियाकार, जिसको अपन कह सकते हैं कुछ इस टाइप में। अपन देख ले ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब जब ये हंसियाकार जब हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन, अब हंसियाकार जब हो गया तो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है, कुल मिला के हमने ये देखा था हार्ट वाले चैप्टर में कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है पूरी बॉडी में। अब जब यही जब मरा सा होगा तो फिर सप्लाई कैसे करेगा ऑक्सीजन में, तो जब इस सिकल सेल एनीमिया अगर किसी भी बीमारी, किसी भी रोगी को अगर हो गया, किसी भी व्यक्ति को,
तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्लड से जो ऑक्सीजन जा रही है वो ऑक्सीजन बराबर मात्रा में पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा, जिससे उसको दम घुटने लगेगा या ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम होने लगेगी और धीरे धीरे करके उसकी कहीं ना कहीं से मौत हो जाएगी। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया सिकल सेल एनीमिया का, बस इतना ही यहां से अपन जानते हैं। आगे चल के अपन बढ़ते हैं। हाँ, इसका एक अच्छा जो सिकल सेल एनीमिया का याद आ गया, तो इसके बारे में भी क्लियर कर देते हैं। सिकल सेल एनीमिया उन पहाड़ी एरिया में काफी लाभदायक होता है जहां पे मलेरिया या डेंगू का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया अगर ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मलेरिया का प्रभाव नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट है कि मलेरिया का प्रभाव नहीं होगा। नोट डाउन इसको कर लो, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, मलेरिया का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरफ। ठीक, इसके बारे में जान लें। अब इसको पहले मिटा देते हैं। अब इनके बारे में जान लें कि इसमें क्या होता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में इसमें भी एक एंजाइम होते हैं। ये पूरा एंजाइम से बेस में होता है डिसीज। उस एंजाइम का अगर संश्लेषण शरीर में अगर वो नहीं बन रहा है और प्रॉपर वे में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान अगर उस पे अगर विखंडन नहीं हो रहा है तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम का एक जो बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो बाथरूम या यूरिन होती है या पसीना होता है उसमें कहीं ना कहीं बदबू आने लगती है। तो ये डिसीज यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई कि अगर पसीने से बदबू अगर आ रही है तो वो कौन सा डिसीज है जेनेटिक के अंदर। इसमें कई बार होती है कि बच्चा जो होने वाला होता है जेनेटिक्स में अगर तो मंद बुद्धिता भी होती है। अब इसमें क्या है कि ये जो रिलेट करता है कि मस्तिष्क में जो तंत्रिका तंत्र है उनमें जो ऊतक होते हैं टिश्यू उस पे जाके ये प्रभावित करता है। जैसे आरबीसी में किया था, सिकल सेल एनीमिया में हमने देख लिया था। अब इसमें जो है प्रभावित कहां करता है, मनुष्य के मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में, जहां पे ऊतकों में जाके ये जमा होता है। फिनाइल इलेनिन नाम का एक वर्णक या एंजाइम। क्या है, फिनाइल, लिख लो, फिनाइल एलिनिन। ये क्या है, एंजाइम है। अगर इसका प्रॉपर संश्लेषण सिंथेशन अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, समझ में आया कि प्रॉपर अगर सिंथेशन अगर इसका नहीं होता है तब जाकर के अमीनो एसिड का अगर उपापचय या जो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान अगर नहीं हो पाता है तो ये जो है ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और अगर ब्लड में मात्रा बढ़ी तो ब्लड से सीधा ये कहां में पहुंचता है, ब्रेन में, जहां पे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू है वहां पर ये क्लॉट होने लगता है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि या मेंटल पैदा होते हैं। और दूसरी साथ साथ ये कि ऐसे अगर ग्रसित व्यक्ति जो है एक तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अगर नहीं हुए तो उनके पसीने और जो बाथरूम है या यूरिन जिसे कहते हैं, तो यूरिन में ही लगभग ये चीजें बदबू आने लगती है। और ये जो रोग है लगभग 18,000 या मतलब समझो 20,000 जो बच्चे पैदा हुए तो कभी कभार ये एकाएक कभी देखने को मिल जाता है। यहां से सिर्फ इतना ही आता है। यहां से हमको खाली ये देखना है भाई कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं शरीर के, किस किस पार्ट में ये डिसीज जो है होता है, किसको प्रभावित करते हैं, उसकी वजह से क्या चीजें होती हैं। बस यहां से इतना ही आता है। ठीक, अगला जो यहाँ पर टॉपिक बनता है कि मनुष्य का जो गुणसूत्र में अगर असमानता हो, क्योंकि हमने जेनेटिक में पढ़ा मेंडल के नियम को लेकर के कि एक ज्यादा हमने पढ़ा कि भाई गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र माँ बाप के बच्चों पे गए और वहां से जो है हमने अभी डिसीज के बारे में देख लिया। तो अब 46 जो गुणसूत्र जाते हैं, 23 जोड़े। मान लो कि खुदा ना खास किसी में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसमें अगर क्रोमोसोम में अगर डिफेक्ट आ जाए तब क्या होगा। तो इसी से संबंधित हम अब इसमें देख लेते हैं कि गुणसूत्रों की असमानता के कारण होने वाले रोग, कि अगर कोई भी गुणसूत्र एक ज्यादा या कम हो जाएंगे तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं और वो कैसे होंगे, उनसे क्या होगा, क्या दिखेगा, बच्चों में वो लक्षण क्या दिखाई देगा, क्या बच्चा जीवित रहेगा या मर जाएगा, इन चीजों को देख ले। ठीक है, तो अब पहला अगर अपन बात कर ले तो मनुष्य के गुणसूत्रों की समानता के कारण जो रोग होते हैं इनके बारे में, कि जो मनुष्य का गुणसूत्र में जो है 23 जोड़े में पाया जाता है, 23 जोड़ों में पाया जाता है।
हमने यही देखा था ना। इसको अगर देखा जाए तो 22 प्लस XX या 22 प्लस XY, ये फीमेल था और ये मेल का हुआ। तो देखो अब अगर असमानता अगर बढ़ती है तो इससे क्या क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला सिंड्रोम होते हैं, कम या ज्यादा अगर हो जाता है, कम या ज्यादा अगर हो जाता है तो भाई इसमें जो बीमारियां होती है, तो पहला अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम में अगर मतलब मनुष्य के शरीर में अगर किसी भी जीन या क्रोमोसोम की वजह से एक लक्षण न दिख के कई लक्षण अगर दिखाई देते हैं, तो इस तरीके के लक्षण को सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम शब्द भी याद रखिएगा, सिंड्रोम किसे कहते हैं। ठीक, अब सीधा सीधा आते हैं टॉपिक पे। डाउन सिंड्रोम के अंदर ये पहला जो है डाउन सिंड्रोम, इसके कारण जो असमानता है ज्यादा है कम होने वाला डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो 21वें जोड़े जो पाया जाता है जो क्रोमोसोम है, तो 21वां जोड़ा अगर है मेल में, खास करके जैसे क्रोमोसोम हमने पढ़ा था ना, ऐसे करके अपन क्रोमोसोम X ऐसे करके होते हैं क्रोमोसोम शरीर में। तो अगर ये 21वां नंबर का अगर क्रोमोसोम है, 21वां नंबर का, तो इसमें अगर विकृति अगर पैदा हो जाए, मतलब कि 2 की जगह एक एक्स्ट्रा अगर बढ़ जाए, एक अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, अब कितने होगा इसकी संख्या 3, तो कुल मिला के कितने होगा टोटल 47। तो ये अगर एक संख्या किसमें बढ़ रही है, 21वें जोड़े में अगर सिंड्रोम अगर बढ़ जाता है तब ये डाउन सिंड्रोम होता है। और अगर ये एक सिंड्रोम बढ़ रहा है तो इस बढ़ने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्राइसोमिक। एक वर्ड है, इसको लिख लो, ट्राइसोमिक। क्या होता है ट्राइसोमिक? एक जो क्रोमोसोम है उसका बढ़ना या घटना, जिसके कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं, होने वाला डिसीज है, उसको कहते हैं ट्राइसोमी। तो अब फिर से टॉपिक में आते हैं कि 21वें जोड़े में अगर एक जो है जीन या क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ जाती है तब ये डाउन सिंड्रोम दिखाई देता है। खास करके ये 16 से 17 साल वाले जो बच्चे हैं उनमें दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा होने वाला है उसका सर या तो बड़ा होगा या तो फिर उसका जो सर जो है छोटा होगा, मोटी सी जीभ होगी, पलकी जो है मंगोली की तरह, मंगोली एक प्रजाति है ध्यान रखिएगा, है ना, जैसे चीनी होते हैं, चाइना एक समझ लो, समझने के लिए चाइना की तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। आंखें तिरछी पैदा होंगी, ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। जब 21वें जोड़े में एक सिंड्रोम ज्यादा होता है, तो इसी कारण ही इसे एक वर्ड आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे बोला जाता है मंगोली जड़ता, हिंदी में कहा जाता है आइडियोसी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसे भी लिख लो मंगोली जड़ता। कोई बात नहीं, खांसियां तो आती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सीधे किसमें आते हैं, टर्नर सिंड्रोम के बारे में आगे बढ़े। टर्नर सिंड्रोम देख ले। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं सिंड्रोम एक ऊपर होगा या एक नीचे होगा, कम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है खास करके ये जो पाया जाता है ये महिलाओं में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं कि जो देखो 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र में कभी कभी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, वो चाहे किसी में भी हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 21वां हो या 20वां हो या 25वां हो, सॉरी 25वां तो होता नहीं, 23 तक होते हैं, या 10वां हो, कोई कंडीशन नहीं। जब क्रोमोसोम की संख्या एक घट जाए, टर्नर में एक घट जाती है, मतलब टोटल 45 ही हो, तब जाके ये टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं महिलाओं में पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उनका कद छोटा दिखाई देता है, खास करके जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो जो अविकसित होते हैं, चेस्ट वगैरह इनमें काफी ज्यादा प्रभाव होते हैं, और खास करके नपुंसकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ हुआ, टर्नर सिंड्रोम में। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी फटाफट। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो 23 जोड़े थे, ये जैसा था, इसमें अगर मान लो एक जो एक्स है यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 है, तब जाकर के ये सिंड्रोम बनता है। 45 अगर होते हैं तो। आगे बढ़े, आगे अपन बढ़ लेते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में अब देखो हमने यहाँ पे जो है टर्नर सिंड्रोम में पढ़ा एक कम होता है 45, जस्ट इसमें अपोजिट होगा, एक ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब एक कोई भी एक जो क्रोमोसोम है 46 की वजह अगर 47 हो जाए, मतलब जोड़े अगर है, मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे बढ़ गई, मान लो एक्स यहाँ पे एक और बढ़ गया एक्स्ट्रा, और खास करके ये मेल में होता है, इसलिए मैंने मेल में ही समझा रहा हूं कि मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ जाएगी
तब क्या होगा, तो इस ये जो क्रोमोसोम अगर बड़ा है इसको क्या बोला जाता है, मैंने एक वर्ड अभी लिखा था ना, ट्राइसोमी। क्रोमोसोम की अधिकता या बढ़ने को ट्राइसोमी इस घटना को कहा गया। इसके कारण जो मेल होंगे 47 में लंबे ऊंचे दिखाई देंगे, ऊंचे तो दिखाई देंगे, मस्त हट्टा कट्टा गबरू जवान, लेकिन उसमें क्या होगा, जो उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो भी उसके सेक्सुअल पार्ट है वो विकसित नहीं होंगे और उनमें भी कहीं ना कहीं जो है नपुंसकता के लक्षण दिखाई देंगे। और दूसरा जो डिजीज होता है उनके चेस्ट को लेकर के, कि उनके चेस्ट जो है बराबर सामने से नहीं दिखाई देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। तो इसे घटना को या इस जो लक्षण को एक नाम दिया है साइंटिस्टों ने, इसे कहा गया है गायनिकोमेस्टिया। इसे भी नोट कर लो, क्या है, गायनिकोमेस्टिया। ये गायनिकोमेस्टिया है, इस लक्षण का नाम दिया गया है कि जब नपुंसकता हो किसी भी एक सिंड्रोम का या एक क्रोमोसोम का बढ़ने से 46 की जगह जब 47 हो और उससे अविकसित जो भी विकास होता है, डेवलपमेंट शरीर में अगर दिखाई देता है, पुरुषों में मेलों में, तब जाके ये चीजें कहीं होती है। एक हमारा और बच गया है, उसको भी अपन देख लेते हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया था जगह कम होने की वजह से, फिर अपन फटाफट देख लेते हैं। एक है एडवर्स सिंड्रोम के बारे में। एडवर्स सिंड्रोम यहाँ से कई बार पूछा जाता है। एडवर्स सिंड्रोम में उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई भी, मतलब ये फीमेल में होता है एडवर्स सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, मैं इसको डिटेल से समझाता हूं। एडवर्स सिंड्रोम अपन यहीं भी लिख दें, एडवर्स सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम। देखो 3 सिंड्रोम ने पढ़ लिया, डाउन, टर्नर और क्लीनेफेल्टर। अब एडवर्स सिंड्रोम ने, एडवर्ड नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने दिया था, उन्होंने ये बताया था अपनी खोज में कि भाई अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर 18वें जोड़े में महिलाओं में, ये फीमेल की बात है, 18वां जो क्रोमोसोम है उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या 2 की बजाय अगर 3 हो जाए, तो अब क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या 3 हो गई तो कुल मिला के 47 हो गई। लेकिन शर्त उन्होंने ये बता दी, 18वें जोड़े में अगर ये चीज अगर हो रही है तो यह जो लक्षण है एडवर्स सिंड्रोम, ये महिलाओं में देखा जाएगा। खास करके ये लक्षण 35 वर्ष से अधिक उम्र में अगर कोई महिला है और अगर वो शिशु जन्म देती है, तो ये लक्षण जो होने वाले जो बच्चे हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो होने वाला बेबी है या बच्चा है उसमें जो किडनी है, किडनी का विकास प्रॉपर नहीं होगा। हार्ट से संबंधित कई डिसीज हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट में छेद है या पंप बराबर नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा पेस मेकर की जरूरत पड़ने लगती है। मेंटेलिटी जो है उसकी जो है अलग होती है, मेंटल, इस तरीके के उसमें सिंड्रोम जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए एडवर्स सिंड्रोम के बारे में बताया। ठीक है, ये हो गया यहाँ से पूरा चैप्टर कि कौन कौन सी बीमारियां कैसे पहुंची। फटाफट एक बार फटाक से हम एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। हम जो है पहले लेक्चर में देखे थे किसके बारे में, मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल्स के बारे में हमने वहां पे देखा मेंडल ने कैसे खोज की थी, और खोज करने के बाद उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बारे में बताया था। अब उसके बाद में जो उन्होंने जो बीमारियां थी, बीमारियों के बारे में हम यहाँ पे देखें कि जो सेक्स से लिंकेड, मतलब सेक्स के दौरान जो एक बच्चे पर पीढ़ी दर पीढ़ी या अपने माँ बाप से जो बच्चों पर जो बीमारियां जाती हैं उनके बारे में हमने देखा। जो वंशगतिकी के बारे में, हेमोफीलिया में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने हेमोफीलिया में हमने ये देखा था कि जो बच्चे जो हो रहे हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो रही थी बराबर। क्यों नहीं हो रही थी? प्रोथामिन नाम का जो है एंजाइम या प्रोटीन नहीं बन रहा था। फिर हमने वर्णांत में जो हरा और लाल का जो कलर का डिफरेंस था वो नहीं पहचान पाते थे, जो तो ऐसी बीमारी को वर्णांत या कलर ब्लाइंडनेस नाम दिया। फिर मानव में और मानसिक बीमारियां जो हमने देखी थी उनमें सबसे पहला रंजकहीनता देखा। रंजकहीनता हमने जो बाल वाला जो बताया था कि बाल सफेद हो, आंखें गुलाबी हो, तो वो रंजकहीनता की वजह से होती है, एल्बिनिज्म की वजह से। इसमें एक एंजाइम होता है जो नहीं पाया जाता, उपस्थित नहीं होता है, उसका मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया नहीं होती है, तब जाकर के ये चीजें होती हैं। बाद में हमने एल्काइल के बारे में बताया। सिकल सेल एनीमिया जो यहाँ से आरबीसी में जो होता है ब्लड की, जिसमें ऑक्सीजन बराबर मात्रा में सप्लाई नहीं होती है, तो जब बराबर मात्रा में सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो मौत का कारण बन जाएगा। हमने ये देखा। दूसरा हमने ये देखा कि पहाड़ी वाले एरिया में अगर ये बीमारी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसे जो मलेरिया जो है, मलेरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक एडवांटेज मैंने बताया था। उसके बाद में फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में मैंने बताया कि भाई इसमें अगर
कोई ये जो एंजाइम मैंने बताया था कि अगर ये एंजाइम अगर नहीं है तो भाई घुटनों का जो प्रॉब्लम होती है खास करके वो चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। फिर हमने देखा कि मानव गुणसूत्रों की असमानता के कारण कि मानव में अगर 46 जो है गुणसूत्र होते हैं, अगर कम या ज्यादा हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे। हमने पहले देखा डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम की बात की भाई अगर ये महिलाओं में होती है भाई तो किस तरीके से होती है, जब गुणसूत्र जो 16वां जोड़ा जो था वहां पर जब दिक्कत जा रही थी। बाद में फिर हमने देखा टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम में जब एक गुणसूत्र ज्यादा बढ़ गए थे तब वहां पे दिक्कत हुई, तब जाके इस रोग के बारे में देखा। फिर क्लिफ्रेंटर के बारे में देखा था, इसमें भी एक शर्त रख दी गई थी क्रोमोसोम की कि भाई एक गुणसूत्र अगर मेल में अगर ज्यादा हो गए तो तब जाकर के उनका कद जो है लंबा चौड़ा होगा, लेकिन नपुंसकता होगी, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे नहीं। बाद में हमने देखा एडवेंचर जो सिंड्रोम है इनके बारे में कि ये महिलाओं में होता है, और जब महिलाओं में खास करके कि अगर एक सिंड्रोम अगर ज्यादा बढ़ गया 35 वर्ष के अधिक में आयु में अगर होता है, और अगर वो सक्षम होती है किसी भी बेबी को जन्म देने में तो वो बच्चा आगे चल के वो खत्म हो जाएगा। ये तो जन्म लेने के उपरांत ही वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत से अगर वो लक बाई चांस अगर वो बचता है तो उसमें कई सारे मेंटेलिटी जो विकार हैं वो उत्पन्न होंगे डिप्रेशन को लेकर के। इस तरीके से जेनेटिक के सारे जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी फैक्ट थे एग्जाम को लेके वो पूरे हुए। अब बात होगी इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में या एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो ये भी इसका भी जो है बन चुका है नोट्स। तो जो भी यहाँ पे क्लास में है तो संडे के दिन टेस्ट लेना मत भूलें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बराबर आप इसके लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्टिव के लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, और वहां से पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करें, और ताकि जो भी एग्जाम में जितनी भी पोस्ट है उनमें से एक पोस्ट की दावेदारी खुद ठोक सके। चलिए तब तक के लिए इतना ही, अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। स्टडी 365 आपके साथ कदम से कदम मिला के इसी तरीके से चलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।